हेलो बच्चों, अब आगे चलते हैं और निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो मान लिया हमें दो लाइंस दे रखी हैं, पहले L1 दूसरा L2। एक लाइन हो गया R इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, ये मान लिया L1 हो गया। L2 हो गया R इज इक्वल्स टू कुछ भी C प्लस लैम्डा टाइम्स D, एंड पैरेलल है तो B क्रॉस D 0 दे रखा है, दिस इज गिवन। तो कुछ भी नहीं, इसके ऊपर एक पॉइंट हो गया A, इसके ऊपर एक पॉइंट हो गया C, ये वाला पॉइंट, इसका डायरेक्शन D के अलोंग हो गया, इसका डायरेक्शन B के अलोंग हो गया, दोनों ही की बात है वैसे। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालिए इन दोनों के बीच का, तो मान लिया ये डिस्टेंस निकाला है पैरेलल लाइंस के बीच का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं कि AC का अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 इज इक्वल्स टू AC साइन थीटा। अब जैसे हमने साइन थीटा देखा वैसे ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से जनरेट कर सकते हैं, ये ठीक है। और बस थीटा हमने देख लिया किस किस वेक्टर्स के बीच में एंगल आ रहा है, उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो इस वाले केस में जो थीटा एंगल है वो इसकी डायरेक्शन में तो D वेक्टर ले सकते हैं या B वेक्टर, दोनों ही की बात है। एंड ये वाला जो वेक्टर है ये A माइनस C वेक्टर है। तो A माइनस C वेक्टर का तो हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमने ऐसे किया A माइनस C क्रॉस D वेक्टर। तो A माइनस C मतलब ये AC वेक्टर हो गया, तो AC वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड D वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा आएगा। तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा तो चाहिए, D वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, इसलिए हमने D से डिवाइड कर दिया। तो बस यही आंसर हो गया, एंगल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। एक हो गया I माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2I माइनस जे प्लस 2K, और एंड दूसरा मान लिया हम ऐसे लिख लेते हैं x माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन 4। मान लिया ये हो गया। तो जो ये पहली वाली लाइन है उसके लिए पैरेलल डायरेक्शन कितना हो गया, 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, ये पैरेलल डायरेक्शन हो गया। और इस वाली लाइन के लिए 4 कॉमा माइनस 2 कॉमा 4, तो दैट इज़ ऑल्सो 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि लाइंस पैरेलल हैं। तो हम रिक्वायर्ड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल्स टू, यही वाला निकाल दिया, A माइनस सी क्रॉस, इन दोनों में से कोई भी वेक्टर ले लेते हैं। तो मान लिया 2 माइनस 1 2, ये वाला वेक्टर ले लिया, अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड 2 माइनस 1 2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से A माइनस सी कितना हो जाएगा, A मतलब ये हो गया 1 माइनस 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1, ठीक है, ये पॉइंट हो गया ना 3 1 माइनस 1, ये C पॉइंट हो गया, उसका पोजिशन वेक्टर तो घटा दिया, तो आ जाएगा -2 फिर -2 फिर +2। इसका क्रॉस हमें किसके साथ लेना है, B के साथ,
मतलब 2 - 1 2 के साथ क्रॉस लेना है, तो वो कैसे आएगा, यहाँ से आ जाएगा -4 + 2 तो -2, यहाँ से आ जाएगा 4 + 4 = 8 और z के लिए आ जाएगा यहाँ से 2 + 4 6 286। तो इसका मैग्नीट्यूड विल बी 2 कॉमन ले जाइए, यहाँ से आ जाएगा 1² + 4² + 3² अपॉन ये 3 हो गया, तो 3² + 4² तो 5² हो जाएगा, मतलब 25 और एक 26, तो आंसर हो जाएगा 2√26/3। यही आंसर हो गया हमारा। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, लेट L1 इज R = I + J + 2k + लैम्डा टाइम्स 2I + 2J + k। L2 हो गया R = -I + 2J - k + लैम्डा टाइम्स 3I - 4J मान लिया ये, एंड L3 मान लिया हो गया R = 4k + लैम्डा टाइम्स 2I + 3J + 6k। देन फाइंड N1 and N2, then find points N1 and N2 on L1 and L2 such that N1 N2 is parallel to L3। ये क्वेश्चन है, मतलब 3 लाइन दे रखी है, तो उसने क्या बोला कि जो पहली 2 लाइन्स हैं L1 और L2 उनके ऊपर एक एक पॉइंट बताने, सच दैट उसको अगर हम ज्वाइन करें तो जो डायरेक्शन आए वो 3rd लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लिया ये L1 है, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया N1, ठीक है। अब पहली लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेने के लिए यहाँ पे लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए अज्यूम कर सकते हैं, तो मान लिया वो लैम्डा की वैल्यू अल्फ़ा के लिए आ गया एक पॉइंट, तो यहाँ पे अल्फ़ा लेने पे x कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा 1 + 2α, तो 1 + 2α, y कॉर्डिनेट हो जाएगा 1 + 2β, सॉरी 1 + 2α वापस यही हो जाएगा, एंड 2 + α एंड कॉमा 2 + α, ये हो गया मान लिया हमारे लिए पॉइंट N1। फिर एक दूसरी लाइन है L2 और इसके ऊपर एक पॉइंट N2 ऐसे ले लिया, वो यहाँ पे लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए सेकंड लाइन पे वो पॉइंट अज्यूम कर लिया, तो मान लिया बीटा के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1 + 3β, कॉमा फिर आ जाएगा 2 - 4β, कॉमा -1, ये ठीक है। -1 + 3β, लैम्डा की वैल्यू बीटा ले लिया, 2 - 4β एंड केवल -1, इसमें के कंपोनेंट आए नहीं, तो ये हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ये दोनों को ज्वाइन करें, तो एक तीसरी लाइन है L3 के ऊपर एक तो पॉइंट दे रखा है 0 0 4, ये एक पॉइंट हो गया 0 0 4, ठीक है, और एक इसका डायरेक्शन हो गया 2 3 6। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन है क्या बोला कि ये जो वेक्टर है N1 N2 वेक्टर वो इसके पैरेलल होना चाहिए, ये ठीक है, या इधर लिख लिया, कोई भी डायरेक्शन लिख लिया, एक ही बात है। तो अब ये वेक्टर लिख लिया, ये वेक्टर क्या आएगा N2 N1 वेक्टर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दिया तो ये हो जाएगा 2
प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, कॉमा 1 प्लस 2 अल्फ़ा में से ये घटाया तो -1 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, 2 प्लस अल्फ़ा में से ये घटाया तो 3 प्लस अल्फ़ा, ये हो गया। ठीक है, दिस मस्ट बी अलोंग द लाइन 2, 3, 6। दिस मस्ट बी अलोंग, ये वाला जो वेक्टर है L3 के पैरेलल, मान लें कुछ भी D वेक्टर, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा अपॉन 2 मस्ट बी -1 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस अल्फ़ा अपॉन 6, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक तो हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि इसमें से हमने इसको घटा दिया, ठीक है, तो इस पूरे में से इसको घटा दिया और न्यूमरेटर में लिख दिया, 3 में से 2 को घटा दिया और डिनोमिनेटर में लिख दिया। सी एंड डी मतलब हम क्या लगा रहे हैं, अगर ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू कि ए प्लस सी बी प्लस डी के बराबर होगा। इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ए माइनस सी बी माइनस डी के बराबर होगा, या 2a प्लस 3c बराबर 2b प्लस 3d होगा। ये सी एंड डी में लगाते हैं, कॉम्पोनेंट में एंड डिविडेंडो में, तो उस तरह की चीज़ लगाया हमने। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से अल्फ़ा हटाने के लिए इस पूरे में से इसको घटा दिया, तो -1 में से 2 घटाया -3, 2 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा घटाया गया, 4 बीटा में से ये घटाया तो +7 बीटा अपॉन 3 में से 2 घटाया तो 1 इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, बीटा अगर घटाया हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें से इस अल्फ़ा को घटा सकते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे और इसमें से घटा दिया तो -1 और ये 6 हो गया, तो घटाने पे -7, 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा कैंसिल, +4 बीटा अपॉन 3 में से 12 घटाया तो -9। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों में से घटा दिया, ये इसमें से घटा दिया, ये इसमें से घटा दिया, तो ये आ गया। अब इसमें क्या है कि प्योरली बीटा ही बचा हुआ है, तो यहाँ से बीटा निकल आएगा, तो -9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 प्लस 63 बीटा बराबर -7 प्लस 4 बीटा, तो 7 इधर आ जाएगा 34 और यह आ जाएगा 67 बीटा, और बीटा इज इक्वल्स टू 34 अपॉन 67, ये आ गया। बिल्कुल ठीक है, अब अल्फ़ा निकाल लिया। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, यहाँ से देख लिया कि 3 प्लस अल्फ़ा अपॉन 6, ये सारे रेशो आपस में अभी भी बराबर हैं, तो 3 प्लस अल्फ़ा अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 7 बीटा, तो अल्फ़ा हो जाएगा, ये 18 हो गया, 3 इधर से गया, -21 माइनस 42 बीटा, ये तो प्लस का होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू -21 प्लस 42, बीटा इज 34 अपॉन 67। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। उसने बोला कि फाइंड पॉइंट्स n1 एंड n2, तो जो भी हमारा बीटा का वैल्यू आया उसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो n2 आ जाएगा, उसके पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू जो आई उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा n1 आ जाएगा। तो यही चाहिए था बस। आई होप दिस इज क्लियर।
ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन। अब आगे क्या पढ़ते हैं, प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या है कि देखो, अगर हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए तो व्हाट वी विल सर्च फॉर, एक तो लाइन के ऊपर पॉइंट मिल जाए लोकेशन फिक्स करने के लिए, और एक लाइन के पैरेलल वेक्टर मिल जाए। ठीक है, लाइन के पैरेलल वेक्टर बोलने से, एक वेक्टर बोलने से लाइन का ओरिएंटेशन फिक्स हो जाएगा। एक ही लाइन आ सकती है ओरिएंटेशन के सेंस में। अगर हमने परपेंडिकुलर दिया तो फिर हमें दो वेक्टर देने पड़ेंगे लाइन के परपेंडिकुलर, फिर उन दोनों का क्रॉस लेंगे, तब जाके लाइन के पैरेलल एक डायरेक्शन आएगा। प्लेन में क्या है, ये चीज़ उल्टा है। प्लेन में लोकेशन फिक्स करने के लिए तो एक पॉइंट चाहिए ही चाहिए, वो तो हमें प्लेन के अंदर भी चाहिए, लाइन के अंदर भी चाहिए। एक पॉइंट चाहिए मतलब एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए विच इज़ लाइंग ऑन दैट प्लेन, अगर हम प्लेन की बात करें तो। यहाँ पे हमें पैरेलल की बजाय एक वेक्टर अगर दिया जाए तो वो परपेंडिकुलर चाहिए होगा। जैसे मान लें ये प्लेन है, अगर मैंने बोला कि ये इसके पैरेलल है, तो अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो ओरिएंटेशन फिक्स नहीं होगा। अगर प्लेन इसके पैरेलल है तो प्लेन ऐसे भी हो सकता है, इसको हम थोड़ा ऐसे रोटेट करें तो ये सारी प्लेन पैरेलल हैं, बट मतलब ये सारी प्लेन इस वेक्टर को कंटेन कर रहा है या इसके पैरेलल है, तो ओरिएंटेशन तो फिक्स नहीं हुआ, इनफाइनाइट प्लेन्स आ गए ऐसे। उसकी बजाय अगर हमें प्लेन के नॉर्मल वेक्टर दे दिया जाए, हमने बोला कि ये प्लेन के नॉर्मल है, तो अब हमने इसके ऊपर प्लेन रखा, ये ठीक है। अब इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो सकता, अब ऐसे नहीं हो सकता, मतलब ऐसे नहीं कर सकते वरना ये परपेंडिकुलर नहीं बचेगा, बट ऊपर नीचे तो शिफ्ट कर सकते हैं लोकेशन के लिए। तो इसीलिए हमें एक पॉइंट चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर चाहिए एक हमें ओरिएंटेशन फिक्स करने के लिए, और एक पॉइंट चाहिए। दोबारा, अगर हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, अल्टीमेटली हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे कि एक तो हमें पॉइंट मिल जाए लाइन के ऊपर और एक लाइन के पैरेलल डायरेक्शन मिल जाए। एग्जैक्टली वैसे ही अगर हमें प्लेन का इक्वेशन लिखा हो तो इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, ऐसा हो सकता है कि प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे हों, या फिर एक पॉइंट और 2 पैरेलल डायरेक्शन दे रखा हो, कैसा भी दे रखा हो, अल्टीमेटली हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे कि एक तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लेन के ऊपर और एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो उससे फिर हम इक्वेशन लिखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through A and perpendicular to n vector can be given as, मतलब ये कोई प्लेन हो गया और इसका एक ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है ए वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन लिखने का मतलब क्या होता है कि आई एम सपोज टू गेट एनी रिलेशन, ये ठीक है, एनी मैथमेटिकल रिलेशन विच विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द पॉइंट विच आर लाइंग ऑन द प्लेन एंड विच शुड नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनी पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ऑन द प्लेन। मतलब हमने ऐसा कोई भी रिलेशन लिख दिया जो प्लेन के ऊपर वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई करें एंड बाहर वाला कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई ना करे, ये हमारी कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि मान लिया यहाँ ओरिजिन है, ठीक है, अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो ये ए वेक्टर आ जाएगा। अगर मैंने प्लेन के अंदर कोई भी जनरल पॉइंट लिया आर, ठीक है, तो ये आर वेक्टर हो गया। इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये आ जाएगा आर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अगर पॉइंट आर इस प्लेन में होगा तो ये जो आर माइनस ए वेक्टर है ये भी पूरा इस प्लेन के अंदर ही होगा। मतलब तुम ऐसे मानो ये प्लेन है, यहाँ पे कहीं ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ की ओरिजिन है, तो हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया तो ये ए वेक्टर आ गया। आर अगर हमने प्लेन के अंदर लिया तब जो आर माइनस ए वेक्टर आएगा वो कम्प्लीटली इस प्लेन के अंदर ही आएगा, और कम्प्लीटली अगर इस प्लेन के अंदर आएगा तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इस आर माइनस ए के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये वेक्टर एंड ये वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर ये पॉइंट आर मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लिया प्लेन के अंदर ना लेके बाहर ले लिया,
तब जब हम ये ज्वाइन करेंगे r माइनस ए वेक्टर, फिर वो कभी भी इसके परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इस r माइनस ए वेक्टर का n वेक्टर के परपेंडिकुलर होना इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट्स ऑफ दिस प्लेन। जो इस प्लेन में लाई कर रहा होगा केवल वही पॉइंट के लिए ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसलिए प्लेन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, r माइनस ए डॉट एन, ये ठीक है, बराबर 0। r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। जैसे जो लाइन की इक्वेशन थी r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एन करके, सॉरी r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी करके, उसमें भी दो वेक्टर थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो? ए वेक्टर जो था वो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था विच इज़ लाइंग ऑन द लाइन। बी वेक्टर जो था वो लाइन के पैरेलल एक डायरेक्शन था। ठीक है, अच्छा उस इक्वेशन में अगर मैं ए वेक्टर की जगह 2a वेक्टर लिख दूँ, ए वेक्टर की जगह अगर हम उसमें 2a वेक्टर लिख दें तो लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इन जनरल, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि ना चेंज हो। और r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी में अगर मैं b की जगह 2b वेक्टर लिख दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसका कितना भी लेंथ हो सकता है। तो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन यहाँ पे जैसे अगर हमें प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो दो वेक्टर हैं a और n, तो जो r माइनस एक ऐसे करके लिखा है, r माइनस के साथ लिखा है, वो तो बेसिकली हो गया एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विच इज़ लाइंग ऑन द प्लेन। जो डॉट n करके आ रहा है ये हो गया एक नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर ये भी है, अब इसको हम 3 गुना कर दें वो भी नॉर्मल का काम करेगा। तो यहाँ पे n की जगह 3n भी लिखा जा सकता है। वो तो तुम ऐसे ही देख लो, दोनों तरफ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 3n हो जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो कर्व थोड़ा चेंज हो जाएगा, कर्व तो वही रहेगा चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3n वेक्टर बना लिया इसको, तो कोई बात नहीं, प्लेन वही रहेगा। बट a की जगह 2a करने पे क्या होगा, अगर a वेक्टर ये है तो 2a वेक्टर कहीं यहाँ पे आ जाएगा इन जनरल, तो जो प्लेन आएगा वो पैरेलल प्लेन आएगा इसी के। ठीक है, तो a तो काइंड ऑफ फिक्स्ड वेक्टर हो गया, उसको चेंज करने से तो प्लेन चेंज हो जाएगा इन जनरल। n हमारा फ्री वेक्टर हो गया, n की जगह 2n लिखें, n/2 लिखें, वो प्लेन सेम ही रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा एक ही इक्वेशन हो गया। अब इसको देखो, जो यूजुअल फॉर्म है उसको ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब अगर हमें a और n नोन है तो फिर इक्वेशन ये लिखा गया। अगर हमें a भी पता है और n भी पता है तो अगर हमने इसको सेपरेट कर दिया तो r डॉट n ये आ गया इज इक्वल्स टू a डॉट n आ गया। ठीक है, अब a एंड n अगर नोन वेक्टर्स हैं तो a डॉट n तो एक नंबर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, r डॉट n बराबर वो नंबर मान लिया कांस्टेंट नंबर, ये जो स्केलर नंबर है, डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर प्रोडक्ट है तो कांस्टेंट नंबर q अब मान लिया उसको। तो r डॉट n बराबर q लिखने का मतलब क्या है कि ये भी प्लेन का इक्वेशन है। तो काफ़ी जगह पे क्वेश्चन में यू विल फाइंड कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो स्पेसिफिकली मेरे को पता है कि ये a पॉइंट से पास कर रहा है एंड n के परपेंडिकुलर है। अगर r डॉट n बराबर q लिखा है तो जो n वेक्टर है वो तो नॉर्मल का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और q चेंज करने पे बेसिकली इसमें डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिखेगा हमें कि किस पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट तो वैसे इन्फाइनाइट है, किसी से ही पास कर सकता है, तो मतलब किस पॉइंट से पास कर रहा है ये हमें यहाँ पे जैसे एक पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है कि a पॉइंट है उससे पास कर रहा है, तो वैसे तो और भी इन्फाइनाइट पॉइंट से पास करेगा, बट एक पॉइंट स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि a, इसको हम पहचान सकते हैं। इसमें ऐसे डायरेक्टली कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, बट अगर हमें कभी भी चाहिए होगा तो हम पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं। जैसे r की जगह पे हमने 1,1, अल्फ़ा रख लिया, मान लिया 1,1, अल्फ़ा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेके q के बराबर किया तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा 1,1, अल्फ़ा। ऐसे कोई दूसरा पॉइंट चाहिए तो 1,0, अल्फ़ा ले लिया, फिर एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं, मतलब अगर प्लेन का इक्वेशन हमें पता है तो।
आर के साथ जो डॉट में आ रहा होगा वो उसका नॉर्मल हो गया, ये पक्की बात है। ठीक है, आर वेक्टर क्या है इसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि जैसे हम 2 डायमेंशन में लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, कुछ भी x + 2y = 7 मान लिया, तो उसमें x और y क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, कार्टेशियन वेरिएबल होता है। तो किसी भी पॉइंट को अगर मेरे को चेक करना है कि वो उस लाइन पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम x और y की जगह रखते हैं। तो वहाँ पे जो x और y का काम करता है, जो x और y जो काम करता है यहाँ पे वही r करता है। तो अगर मान लिया मेरे पास एक पॉइंट आ गया जिसका पोजीशन वेक्टर इज i + j + 5k मान लिया, और मेरे को ये चेक करना है कि i + j + 5k जो है वो प्लेन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम r की जगह रख के देखेंगे। r की जगह रखा i + j + 5k, फिर उसका डॉट लिया, फिर देखा कि ये दोनों नंबर बराबर आए या नहीं। अगर बराबर आ गए तो लाई कर रहे हैं, नहीं आए तो नहीं कर रहे। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है प्लेन के ऊपर एंड एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है अलग अलग फॉर्म में दे रखा हो, तो उसके हिसाब से इसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके वी विल राइट द आंसर। तो नोट 1 हो सकता है कि एक प्लेन का इक्वेशन हमें लिखना है जिसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और इसी के पैरेलल 2 वेक्टर दे रखे हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर। मतलब इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ए एंड विच इज पैरेलल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, हमें तो एक नॉर्मल चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो यही चल जाएगा, ऑफ कोर्स एक यही पॉइंट दे रखा है, और नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, बी और सी का क्रॉस ले लिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगा इस प्लेन के, वो हम ले सकते हैं बी क्रॉस सी। तो इसको भी लिख लिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए एंड which is parallel to b वेक्टर एंड c वेक्टर। ये जो b और c है वो ऑफकोर्स आपस में नॉन कोलिनियर होने चाहिए। मतलब अगर हम एक ही डायरेक्शन में 2 वेक्टर देते हैं तो उससे तो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए, वरना तो b क्रॉस c नल वेक्टर ही हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a वेक्टर एंड विच इज पैरेलल टू दिस एंड दिस कैन बी गिवन एज r - a डॉट n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, b क्रॉस c। तो b क्रॉस c = 0। ये हो गया एक फॉर्म, अगर हमें पैरेलल वेक्टर दे रखा है तो। ठीक है, अब अगर हमने इस फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया तो देखो हम और क्या क्या बोल सकते हैं यहीं से। ये तो बेसिकली एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, तो ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो इसको हम एक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज r - a b वेक्टर c वेक्टर = 0। ये भी प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर बॉक्स की प्रॉपर्टी से r - a को ब्रेक कर सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं r/bc बराबर बॉक्स abc। ये भी प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, r - a b वेक्टर एंड c वेक्टर, ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं क्योंकि इनका बॉक्स 0 है। या ऐसे भी दिख रहा है कि अगर मैंने कोई यहाँ पे जनरल पॉइंट लिया r प्लेन के ऊपर, तब जो r - a वेक्टर आएगा वो b और c के कोप्लेनर आएगा। अगर b और c के कोप्लेनर आएगा तो b और c की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो ये भी चलेगा। तो उसका मतलब क्या है कि हम ऐसे लिख सकते हैं r - a = λb प्लस म्यू टाइम c, या r = a प्लस λb प्लस म्यू टाइम c। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन in equation of plane in parametric form। सही है।
इसमें क्या है बेसिकली, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है तो लैम्डा और म्यू, ये तो कोई भी दो पैरामीटर होते हैं, इनका कुछ भी नाम हो सकता है, ये ठीक है, ए और बी भी हो सकता है, अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकता है पैरामीटर्स का नाम, और इनकी वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके साथ जो लिखे होंगे वेक्टर्स, ठीक है, दे विल गिव यू टू डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन। और जो विदाउट पैरामीटर के लिखा होगा वेक्टर, वो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया मैं क्वेश्चन में ऐसे बोलूं कि इफ़ पॉइंट P इज़ 1 + 2t + s, 3t - s, 3 + 4s, मान लीजिए ये लिखा है, ये एक पॉइंट है, कोई भी एक जनरल पॉइंट हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए x y z, ठीक है। तो इसमें मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि जो P है उसके अंदर दो पैरामीटर है, तो ये x बराबर हो गया, ये y बराबर हो गया, ये z बराबर हो गया, ठीक है। अगर उनको एक वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो P का जो पोजीशन वेक्टर है, P वेक्टर जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं I, और यहाँ तो J कुछ आया नहीं, यहाँ पे +3k प्लस T के साथ यहाँ से आ गया 2i, ये ठीक है, T के साथ यहाँ से कितना आ गया 3j, और यहाँ T आया नहीं, फिर S के साथ कितना आ गया, इसकी वजह से i कैप माइनस इसकी वजह से j कैप, फिर इसकी वजह से 4k कैप। तो बेसिकली जो पॉइंट P है, अगर पॉइंट P ये है तो इट विल मूव ऑन ए प्लेन। कौन से प्लेन पे? कि जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, 1, 0, 3 से पास कर रहा है, और उस प्लेन के एक वेक्टर तो ये पैरेलल हो गया 2, 3, 0, और एक वेक्टर 1, -1, 4 ये पैरेलल हो गया। तो P एक, मतलब इस तरह से अगर मैंने लिख दिया ना, तो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये पॉइंट P तो एक प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना होगा तो वी विल ऑलवेज सर्च अ पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, और एक नॉर्मल वेक्टर। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर हमें मान लिया इन्फॉर्मेशन को किसी और फॉर्म में दे रखा हो, जैसे इसमें उसने क्या दे रखा है कि एक पॉइंट दे रखा है बट नॉर्मल वेक्टर नहीं दे रखा, प्लेन के ही पैरेलल दो और वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर सी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, बी और सी का क्रॉस ले लिया, बी क्रॉस सी, और वो हमारा नॉर्मल की तरह काम करेगा, एन वेक्टर की तरह, यहाँ पे बस बी क्रॉस सी रख दिया तो ये आ गया। फिर इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख के हम और डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, अगर हमें समझ में आए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लिया जो ए वेक्टर है वो हो जाए x1, y1, z1, ठीक है, तो r की जगह हम लिख सकते हैं x, y, z। तो इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं x - x1, y - y1, z - z1। जो b वेक्टर है वो मान लिया हो गया b1, b2, b3, c वेक्टर हो गया c1, c2, c3 = 0। तो ये दिखने में अलग अलग लगेगा, बस है एक ही चीज़। तो ये भी प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो अगर हम इस फॉर्म में इक्वेशन लिख दें तो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दिस ऑल्सो आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये x1, y1, z1 पॉइंट से पास कर रहा है, b1, b2, b3 इस प्लेन के पैरेलल एक वेक्टर हो गया, c1, c2, c3 इस प्लेन के पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर हो गया। दिस मच इंटरप्रिटेशन आई शुड बी एबल टू गिव। नोट 2 में अगर इंफॉर्मेशन कुछ और दे रखा हो, मान लिया प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी एंड सी, 3 पॉइंट दे रखे हैं,
तो 3 पॉइंट से पास करने वाला भी एक यूनिक प्लेन आएगा। अगर हम एक प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एक ट्राइंगल बनेगा। तीनों पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर हैं तो यूनिक प्लेन आएगा। ठीक है, तो उन तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल का जो प्लेन होगा उसी को अगर हम इन्फाइनाइटली एक्सटेंड कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, एक तो हमें वही नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो ये तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में ही पढ़ चुके हैं कि हम क्या करते हैं, कोई भी दो ऐसे वेक्टर बना लिए, तो जो जस्ट इससे पहले वाला था उसमें प्लेन के पैरेलल वेक्टर थे बी वेक्टर और सी वेक्टर, उनका हमने क्रॉस लेके नॉर्मल वेक्टर बना लिया। यहाँ पे वो हो जाएगा बस ये a माइनस बी वेक्टर हो गया, ये c माइनस बी वेक्टर हो गया। तो वो b और c का काम ये दोनों कर रहे हैं। तो इनका अगर हम क्रॉस ले लें, मतलब c माइनस बी क्रॉस a माइनस बी, तो वो हमारे नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था एरिया निकालते समय कि दिस इज़ a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। तो ये हमारे नॉर्मल का काम करेगा। और पॉइंट तो इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B and C can be given as तो R माइनस, यहाँ पे A B C कोई भी लिख सकते हो, डॉट यहाँ n वेक्टर है, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A बराबर 0। ये हो गया। दिस इज नथिंग बट ये वाली चीज़। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R माइनस ए डॉट C माइनस बी क्रॉस A माइनस बी बराबर 0। और यहाँ से जो अभी हमने किया था ऐसे लिख सकते हैं, R माइनस ए C माइनस बी A माइनस बी बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो R माइनस ए बी माइनस ए C माइनस ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वो एक ही चीज़ है। ये कहाँ से आ जाएगा, कुछ भी नहीं, यहीं से आ जाएगा। इसमें से ये घटा दो तो a माइनस सी वाला फैक्टर आ जाएगा। माइनस माइनस तो कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं राइट हैंड साइड पे, बिकॉज 0 है। और इसका एक्सप्लेनेशन यही हो गया कि अगर मैंने कोई पॉइंट लिया इस प्लेन के ऊपर, तब ये जो r माइनस ए वेक्टर आएगा वो c माइनस ए और b माइनस ए वेक्टर के प्लेन में आएगा। तो इसलिए c माइनस ए और b माइनस ए एंड r माइनस ए तीनों कोप्लेनर वेक्टर हो गए, तो इसलिए बॉक्स 0 हो गया। ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब तो यू शुड बी कंफर्टेबल। नोट 3, अगर मान लिया हम ऐसे बोलें कि एक पॉइंट दे दिया A, एक दूसरा पॉइंट दे दिया B और एक हम वेक्टर दे दें C, तो कुछ भी नहीं, प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, R माइनस ए, इस A की जगह B भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई इस A में यूनिकनेस तो है नहीं। उसने तो बोला कोई भी पॉइंट यूज़ कर लो जो प्लेन के ऊपर लाई करेगा, तो A और B में से कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट यूज़ कर लिया, डॉट n के लिए हमने क्या किया, ये वेक्टर बना लिया A माइनस बी और C, इनका क्रॉस ले लिया। A माइनस बी वेक्टर ये भी प्लेन के अंदर है, C ये भी प्लेन के अंदर है, तो इन दोनों का जो क्रॉस होगा इन दोनों वेक्टर्स का, वो हमारे लिए नॉर्मल का काम करेगा। तो नॉर्मल वेक्टर बराबर A माइनस बी क्रॉस C वेक्टर, ये हो जाएगा।
तो ये आ गया इस प्लेन का इक्वेशन। तो क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच फर्स्ट पार्ट passes through ai plus 2j plus 4k and has normal as तो आंसर कितना हो जाएगा, r माइनस ए डॉट एन बराबर 0 या फिर r डॉट एन बराबर a डॉट एन। तो r तो r ही रहेगा, वो तो इक्वेशन में गायब होगा नहीं। n मतलब नॉर्मल वेक्टर, तो वो ये हो गया i माइनस जे माइनस के इज इक्वल टू a डॉट एन, इनका डॉट, तो यहाँ से हो गया 1, ये हो गया -2 -4। तो r डॉट i माइनस जे माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, दूसरा passes through a 2i plus 3j minus k and b I plus j plus k and a vector parallel to plane is ये हो गया, 2 पॉइंट दे दिया ए बी और एक पैरेलल वेक्टर दे दिया। तो अगर एक नॉर्मल वेक्टर दिया होता तो सीधा सीधा यूज़ होता है वो एन की बजाय। अब अगर हमें नॉर्मल वेक्टर नहीं दे रखा तो फिर हम क्या करेंगे, प्लेन के अंदर सम हाउ विल ट्राई टू फाइंड 2 वेक्टर्स जो प्लेन के पैरेलल होगा या जो प्लेन के अंदर लाई कर रहा होगा, फिर इन दोनों का क्रॉस लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से एन वेक्टर जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इस वाले केस में इसने क्या बोला कि एक वेक्टर तो ये पैरेलल दे दिया 3 -1 4 और ये a हो गया 2 3 -1, ये b हो गया 3 -1 सॉरी b हो गया 1 1 1 1 1 1। तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा 1 2 -2, इसको घटा दिया इसमें से, तो ये 2 वेक्टर आ गए। तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1 2 -2 क्रॉस 3 -1 4, मतलब ये 2 वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, इन दोनों का क्रॉस ले लिया। तो 1 2 -2 और 3 -1 4 इनका क्रॉस लिया तो याद आएगा 8, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे आ जाएगा -6 -4 -10, ये -1 -6 -7, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, r माइनस कोई भी पॉइंट ले लिया a और b में से, तो मान लिया b ले लिया i माइनस जे माइनस के 1 1 1 डॉट n वेक्टर, तो 6i माइनस 10j माइनस 7k बराबर 0। ये ठीक है, ऐसे लिख लिया, या r डॉट
6i माइनस 10j माइनस 7k, और माइनस इसका और जो पॉइंट था 1 1 1, तो 1 1 1, तो कितना हो जाएगा -11, तो इधर आके ये कितना हो जाएगा +11 बराबर 0। ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लेन का इक्वेशन। अब जैसे ये जो प्लेन है इसके ऊपर एक पॉइंट तो मैं ये दे रखा है 1, 2, 4, ठीक है। अगर मान लिया बोले कि मेरे को एक और पॉइंट चाहिए, कौन सा पॉइंट चाहिए, कोई भी पॉइंट और चाहिए मान लिया, तो मैं ऐसे कर सकते हैं, जो r है, ये जो r है इसके कुछ ही मान लिया 2, 3, लैम्डा डॉट 1 -1 1 + 5 बराबर 0। तो अब इनका डॉट लिया तो कितना हो जाएगा 2 - 3 + लैम्डा + 5 बराबर 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया -4। तो मतलब लैम्डा की जगह -4 रख दिया। 2, 3, -4, एक कोई दूसरा पॉइंट आ गया इस प्लेन के ऊपर। अब हम ये बोलें कि हमने 2, 3 ही क्यों लिया, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ले लो। मान लिया हम 1 1 लैम्डा ले लें, या यहीं लैम्डा ना लेके हम यहाँ लैम्डा ले लें, लैम्डा 1 1। तो ऐसे करके हम इन्फाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इन तीन में से कोई भी दो अपने हिसाब से चूज कर लिया, तीसरे वाला निकल आएगा इक्वेशन से। ठीक है, अब मान लिया वही प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं। पहले तो एक प्लेन है जो एक पॉइंट ए से पास कर रहा है एंड जिसका नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर है। अब अगर इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो हम बोलेंगे कि एक पॉइंट ए से पास कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और जो नॉर्मल वेक्टर है उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल टू नॉर्मल टू द प्लेन आर ए बी सी। नॉर्मल के जो पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज हैं दे आर ए बी सी। तो वेक्टर में इक्वेशन ऐसे आता है r - a डॉट n बराबर 0, ठीक है। इसको अगर 3D में कन्वर्ट करेंगे तो r की जगह पे तो क्या लिखेंगे x y z, a की जगह पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो उसमें यहाँ पे x1 y1 z1 हो गया, और नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दे आर ए बी सी। तो यहाँ बेसिकली ऐसे आ जाएगा x - x1 y - y1 z - z1। ये जो चीज़ लिखी है ये बेसिकली r - a वाली चीज़ लिखी है, i j k लिख दिया अलग अलग। डॉट n का मतलब क्या हो गया ए बी सी बराबर 0। तो इस फॉर्मेट में अब जब इन दोनों का डॉट लिया तो ऐसे आ जाएगा a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया 3D में, 3 डायमेंशन में। जैसे 2D में तो कोई भी इक्वेशन x और y के टर्म्स में आता है, 3D में जो भी इक्वेशन आएगा वो x, y और z के अंदर आएगा, ठीक है। तो जो वेक्टर वाला इक्वेशन है वो r वेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा उस इक्वेशन में। उसी को जब 3D में कन्वर्ट करेंगे तो r को x y z से रिप्लेस कर दिया, बाकी सब कैलकुलेट मतलब सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे करके। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through point x1 y1 z1 and direction ratio parallel to
normal of which are given as A, B, C. ठीक है, are given as A, B, C. ये हो गया. अब इसी इक्वेशन को, एक तो ये हो गया, चलो एक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसे लिखा 3x माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स 2y माइनस 3 एंड 7z इज इक्वल टू 0, माने ये है, विल बी ए प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू. अगर राइट हैंड साइड पे 0 है तो x y z का कोफिशिएंट 1 1 1 बनाया, उसके बाद जो a b c आएगा वो तो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मल का, और जो x y z में से घटा रखा होगा वो हो जाएगा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट. तो जैसे ये 0 आ गया, फाइन, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो ये 2 को बाहर निकालना पड़ेगा. 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं z माइनस 0. तो इट विल पास थ्रू पॉइंट कितना हो गया 1 3/2 0. ये तो एक पॉइंट हो गया, ऐसे इन्फाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे. तो इससे जो सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट से तो पास कर ही रहा है, वो डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, एंड डायरेक्शन रेशो पैरेलल टू नॉर्मल आर. ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना है 3, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3, 8, 7. ठीक है, अगर इसको हमें वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा तो एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, r माइनस a, तो वो हो जाएगा i प्लस 3/2j यहाँ से, ठीक है, डॉट n, तो 3i प्लस 8j प्लस 7k बराबर 0. ये हो गया. एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरा देखो, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं r डॉट n बराबर q, या फिर r डॉट n माइनस q बराबर 0. ठीक है, फिर ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई किया. इसमें हमने क्या किया, ब्रैकेट को अलग अलग कर दिया, तो ax by cz, वो तो ये आ गया ax प्लस by प्लस cz माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल्स टू 0. तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ax प्लस by प्लस cz वाला पार्ट बेसिकली अगर हम वेक्टर इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो तो ये है r डॉट n, और ये वाला पार्ट बेसिकली माइनस q है. अब देखो, हमें अगर हमें नॉर्मल दे रखा है एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं प्लेन के ऊपर, तो ये तो एक नोन क्वांटिटी हो जाएगा, ये तो एक नोन नंबर आ जाएगा यहाँ पे. इस पूरे नंबर को मान लिया हमने d बोल दिया, तो जो इक्वेशन है वो ऐसे आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0. तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया इन स्टैंडर्ड फॉर्म in 3D. So this is equation of plane in 3D in standard form. तो यहाँ से मेरे को ये समझना चाहिए कि कौन सा पार्ट किसके करस्पॉन्डिंग है, बिकॉज ये जो इक्वेशन है दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड. तो ये इक्वेशन बेसिकली प्लेन का इक्वेशन होगा, ठीक है, 3 डायमेंशन में.
टू डायमेंशन में जो लीनियर इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट मतलब सी बराबर जीरो होता है। इसमें क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस कॉन्स्टेंट बराबर जीरो, ऐसे करके आ गया। तो फिर जो स्ट्रेट लाइन के जितने भी रिजल्ट्स हैं सब हम एज इट इज़ इम्पोर्ट कर लेंगे इस प्लेन के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो टू डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन है उसका एक्सटेंशन थ्री डायमेंशन में प्लेन होता है, ना कि लाइन। ये ठीक है, लाइन का एक्सटेंशन लाइन नहीं होता, लाइन का एक्सटेंशन प्लेन होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, तुम इसको ऐसे समझो कि जो टू डायमेंशन में लाइन वाले रिजल्ट्स हैं वो सारे थ्री डायमेंशन में प्लेन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, लाइन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो इक्वेशन है वो एक जैसा आएगा, तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आ जाएगा। वहाँ पे इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ इक्वेशन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो फिर मतलब जो लाइन का इक्वेशन है दैट तुम्हें पता होगा कि हमें 3D में कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये वाला जो इक्वेशन है 3D वाला, ये तो हमें 2D वाले की तरह कुछ दिखेगा ही नहीं, तो उसके रिजल्ट्स कैसे लगेंगे, बट यहाँ पे रिजल्ट्स लग जाएंगे। अब इन रिजल्ट्स लगने से क्या होगा कि हमें बहुत सारे रिजल्ट्स नए डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन के एज इट इज़ हम यूज़ कर सकते हैं विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन, कि वहाँ पे जहाँ पे भी जैसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में डिनोमिनेटर में आता है स्ट्रेट लाइन के केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो 3D वाला इक्वेशन है इसका करस्पॉन्डेंस होगा 2D वाले इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन का। तो अब जो वेक्टर वाला इक्वेशन होगा प्लेन में, हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला इक्वेशन है, ठीक है, तो इसको मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि इतना पार्ट जो है वो बेसिकली ये वाला पार्ट है, और जो प्लस डी वाला पार्ट है वो माइनस क्यू का पार्ट है। तो जो 3D के इक्वेशंस आएंगे उनको हम इस करस्पॉन्डेंस से वेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो 3D वाला इस वाले के ऊपर जो भी इक्वेशन आएगा, फैमिली ऑफ प्लेन्स भी आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी आएगा, एंगुलर बाइसेक्टर भी आएगा, सब आएगा इसके अंदर। तो वो जो स्ट्रेट लाइन के अंदर आते हैं ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आता है, वो यहाँ पे भी आ जाएगा, वहाँ पे भी फैमिली ऑफ लाइंस आता है, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो वो सारे रिजल्ट तो इसके ऊपर लगेंगे, फिर इस रिजल्ट्स को हम वेक्टर इक्वेशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब वेक्टर इक्वेशन को 3D में कन्वर्ट किया, फिर ये रिजल्ट लगाए, फिर हमने आंसर निकाला, आंसर वापस वेक्टर में बता दिया अगर हमें वेक्टर चाहिए तो। इसलिए बार बार समझाया जा रहा है कि करस्पॉन्डेंस क्या है। आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर वेक्टर इक्वेशन में r डॉट एन माइनस क्यू बराबर जीरो लिखा है तो उस r डॉट एन इज़ नथिंग बट r तो हो गया एक्स वाई जेड, n हो गया ए बी सी, डॉट हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ऐसे लेते हैं ना डॉट, तो वही वाली चीज़ ये लिखी हुई है, और माइनस क्यू डी के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 3D में ऐसे कन्वर्ट करना। तो अभी तो हम एक आज छोटी मोटी चीज़ देख लेते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी बोलना चाहो। इसके करस्पॉन्डिंग आर डॉट एन माइनस क्यू बराबर जीरो, ये हमारे विज़ किस में आ जाएगा, वेक्टर में, ठीक है। अब मान लिया हम बोले कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए x1 y1 z1 टू प्लेन, ये मान लिया प्लेन P है, टू प्लेन P इज इक्वल्स टू, मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस कि एक प्लेन P दे रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट है विच इज़ x1 y1 z1, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
तो ये जो लेंथ आया, ठीक है, ये जो लेंथ आया मान लिया स्मॉल p, ये किसके बराबर आएगा? तो वो p बराबर, इस स्ट्रेट लाइन में कैसे करते थे, अगर हमें x1 y1 से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो हम क्या करते थे, xy की जगह x1 y1 रख दिया। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, बस यहाँ पे 3 चीज़ है। तो इस पूरे में मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर, वहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर होता था, यहाँ c स्क्वायर होगा। मतलब फ्लो फॉर्म में ऐसे भी नहीं कि c स्क्वायर के आगे हम d स्क्वायर भी जोड़ दें। वहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल था, उसके साथ a और b था, यहाँ एक्स वाई जेड वेरिएबल है, उसके साथ a b c है, तो इसलिए ये हो गया। अच्छा, अब देखो वेक्टर में हम इसी रिजल्ट को तुरंत कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस वेक्टर के ऊपर चाहिए, मतलब सॉरी इस प्लेन के ऊपर चाहिए, ये मान लिया प्लेन का इक्वेशन है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर मान लिया ए वेक्टर है ये, ठीक है, टू प्लेन पी, टू प्लेन पी इज इक्वल्स टू स्मॉल पी इज इक्वल्स टू, ये देखो क्या आया है, ये हमने क्या किया है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड में ये कोऑर्डिनेट्स उठा के रख दिए। अब इसमें ए बी सी वाला पार्ट तो ये लिखा हुआ है एन, एक्स वाई जेड वाला पार्ट ये लिखा हुआ है आर, और हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह ही x1 y1 z1 रखा है, तो उसका मतलब क्या है कि r की जगह पे हमें वो पॉइंट रखना पड़ेगा x1 y1 z1। वेक्टर के केस में वो पॉइंट a हो गया, पोजीशन वेक्टर है, तो हमें r की जगह पे ये a रखना पड़ेगा। तो यहीं से कितना हो जाएगा a डॉट एन माइनस क्यू, ये तो न्यूमरेटर के साथ मैच हो गया। अभी हमने समझाया था कि जो d है वो बेसिकली माइनस क्यू है, अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है क्या, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो हैं ए बी सी, तो एक्स वाई जेड बेसिकली ये है, उसका कोफिशिएंट एन जो है वही ए बी सी है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नथिंग बट इसका मैग्नीट्यूड, तो अपॉन मॉड एन। तो ये हमारा एक तुरंत फॉर्मूला बन गया वेक्टर के केस में, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला दिखने में हमें लगेगा कि ये अलग सा फॉर्मूला है, कैसे डिराइव किया है, बट अगर हमें 3D से वेक्टर में कन्वर्ट करना आता है तो एक लाइन में हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला तो हमें याद हो गई, बस वहीं से आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए आई प्लस जे माइनस के to the plane r dot 2i plus 3j minus 5k plus 1 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लेंथ बराबर ये जो पॉइंट है ये r की जगह रख दिया, तो 1 1 माइनस 1 यहाँ रख दिया, तो 1 1 माइनस 1 डॉट ये 2 3 माइनस 5 प्लस 1, ये तो मॉड न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन रूट ओवर n का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो याद आएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 और 3 5 और 5 10 और 1 11 अपॉन रूट ओवर 38। ये आंसर हो गया। तो ये तो जस्ट हमने एक ग्लिम्स दिया है एक फॉर्मूले में, ऐसे सारे फॉर्मूले के साथ ऐसा ही किया जा सकता है। सो दिस वाज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर।